प्यारे विद्यार्थियों, बायोलॉजी के चैप्टर 2 में हम लोग चल रहे थे और कल तक हमने पढ़ लिया था कि लघु बीजाणु जनन के फलस्वरूप लघु बीजाणु यानी परागकण का निर्माण कैसे होता है। अब इस परागकण की संरचना और इस परागकण से 3 कोशिकीय नर युग्मक उद्भिद कैसे बनता है उस पर चर्चा आज करेंगे। इस चित्र में आपको दिख रहा है, ये एक परागकण का एक साधारण सा चित्र है और इस चित्र से हमें स्पष्ट है कि परागकण की भित्ति 2 स्तर की बनती है। बाहर वाली भित्ति अत्यधिक कठोर होती है जिसको हम एक्साइन या बहिश्चोल कहते हैं। एक्साइन, EXINE, एक्साइन कहते हैं इसको, ठीक है। जबकि आंतरिक एक्साइन अत्यधिक कठोरता का कारण ये है एक्साइन का कि इसमें स्पोरोपोलिनिन पाया जाता है। स्पोरोपोलिनिन के बारे में विस्तार से कल हमने चर्चा की थी। अब एक्साइन में 1 या 3 स्थान ऐसे पाए जाते हैं जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन का अभाव होता है। जैसे इस एरो से मैंने दिखाया है, यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन का अभाव है। इस कारण से यहाँ पे सूक्ष्म छिद्र बन जाता है। इस सूक्ष्म छिद्र के लिए नाम आता है जनन छिद्र या जर्मपोर। जनन छिद्र। पराग नलिका इस जनन छिद्र में से होकर बाहर निकलेगी जब परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएंगे, सजाती है, ठीक है। आंतरिक भित्ति पतली होती है, उसको इंटाइन कहते हैं। इस चित्र में आ रहा है एक्साइन, इंटाइन, ये जर्मपोर दिखा है। हाँ, जर्मपोर की संख्या पर चर्चा करें तो एक बीजपत्री में 1 जर्मपोर यानी 1 जनन छिद्र होता है, जबकि द्विबीजपत्रियों में इनकी संख्या 3 होती है। आंतरिक भित्ति अत्यधिक पतली होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है, उसको इंटाइन या अंतस्चोल कहते हैं। इंटाइन के अंदर कोशिका झिल्ली और कोशिका झिल्ली के अंदर सघन जीव द्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म में इस चित्र में लिखा है, और एक बड़ा अगुणित सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। इस केंद्रक को हम लोग N से निरूपित करेंगे क्योंकि अगुणित है और अड़सूत्री विभाजन से बना था, इसलिए। सामान्यतः परागकण में रिक्तिकाओं का अभाव होता है, ठीक है। अब इस अकेले जो ये परागकण है, इसे 3 कोशिकीय नर युग्मक उद्भिद कैसे बनेगा उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। उस पर चर्चा करते हैं तो इसके लिए मैं आपको दूसरे चैप्टर के अपने नोट्स जो है उससे आपको दिखाता हूँ। ये नोट्स आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ये परागकण, अब इसमें रिक्तिका सामान्यतः नहीं होती, लेकिन बाद में जब इसको विभाजन करना होता है, कोशिका विभाजन, उस समय इसमें एक बड़ी सुस्पष्ट रिक्तिका बन जाती है। रिक्तिका बनने के कारण केंद्रक एक निश्चित दिशा में विस्थापित हो जाता है। जैसे यहाँ पे केंद्रक को नीचे की तरफ ले गए, पहले चित्र में आप देखें तो केंद्रक बीच में है, जबकि अब केंद्रक एक निश्चित दिशा में विस्थापित हो गया, ठीक है। एक निश्चित दिशा में केंद्रक विस्थापित हो गया। जहाँ केंद्रक जाता है वहाँ पे भावी जनन कोशिका का निर्माण होगा, और शेष जो बड़ा भाग है जहाँ रिक्तिका है वहाँ पे भावी कायिक कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है। तो कोशिका विभाजन से पहले केंद्रक विभाजन होता है। केंद्रक विभाजन के समय जो तर्कुतंतु बनते हैं वो असम्मित प्रकार के होते हैं। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है परागकण में, जो कोशिका विभाजन होता है उसमें सामान्यतः जो तर्कुतंतु बनते हैं वो ऐसे होते हैं, सम्मित प्रकार के, दोनों ध्रुवों की तरफ तीक्ष्ण होने चाहिए, ठीक है। और बीच में मेटाफेज में आप लोग पता है, बीच में ये केंद्र ये गुणसूत्र स्थित हो जाते हैं और दोनों ध्रुवों की तरफ तीक्ष्ण होने चाहिए। जबकि इस डायग्राम को यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ तो ये तीक्ष्ण है, परंतु ये कोशिका भित्ति की तरफ
ब्लंट है, कुंद है, और बीच में इनके एक गुणसूत्र स्थित है। ये विशेषता है पराग कणों में केंद्रक विभाजन के दौरान जो तर्कुतंतु बनते हैं वो असममित प्रकार के होते हैं। अब इस केंद्रक विभाजन के बाद में कोशिका द्रव्य विभाजन होता है जो असमान प्रकार का होता है। एक बड़ी कायिक कोशिका बनती है, ये बड़ी कायिक कोशिका है, ये वाली जिसमें रिक्तिका है, ये कायिक कोशिका नाम इधर है। और नीचे एक छोटी जनन कोशिका बनती है। जनन कोशिका का केंद्रक जनन केंद्रक का इसमें लिखा हुआ नहीं है, जनन केंद्रक। और ये कायिक कोशिका का केंद्रक कायिक केंद्रक। वेजिटेटिव सेल और ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और ये रिप्रोडक्टिव सेल या जनन कोशिका, और इसका केंद्रक केंद्रक जनन केंद्रक या रिप्रोडक्टिव केंद्रक रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस। अब प्रारंभ में इन दोनों के बीच में एक अर्धचंद्राकार कोशिका भित्ति होती है। ये चित्र इस टाइप से बनाना चाहिए था। अर्धचंद्राकार कोशिका भित्ति होती है जो कुछ समय बाद में पूर्ण हो जाती है। कोशिका भित्ति पूर्ण हो जाती है, ये कोशिका भित्ति पूर्ण बन रही है। और इस दौरान जो कायिक कोशिका में जो रिक्तिका थी बड़ी सुस्पष्ट, वो रिक्तिका अपरासित हो रही है, नष्ट हो रही है। जैसे जैसे रिक्तिका नष्ट होती जाती है वैसे वैसे जनन कोशिका का जो कोशिका भित्ति वो बनती जाती है। और कायिक कोशिका का केंद्रक जो है, केंद्रक को इधर केंद्र ही लिखा है, केंद्रक है ये, और वो धीरे धीरे अनियमित आकृति का हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा अनियमित आकृति का। ये इसका फाइनल चित्र हम लोग देखते हैं तो इस चित्र में हमें दिख रहा है कि ये बड़ी कायिक कोशिका, ये पूरा भाग, और उसके अंदर ये छोटी जनन कोशिका जो कि नौकाकार या लेंस के आकार की है, उसके अंदर जनन केंद्रक है। यहाँ आपसे ही लिखा है जनन केंद्रक, ये क्रीमी रूपी है ताकि तैरने में आसानी हो। और ये बड़ा जो बाकी संपूर्ण भाग जो है, बाकी सब का सब भाग, जिसको मैं यहाँ दाने दाने से दिखा रहा हूँ ग्रीन कलर से, ठीक है, ये सब का सब जनन कोशिका है, कायिक कोशिका है। कायिक कोशिका के अंदर जनन कोशिका तैर रही है, कायिक कोशिका के अंदर जनन कोशिका तैरती रहती है, ठीक है। ये दो कोशिका की अवस्था आ गई। 60% आवृत्ति पादपों में परागकण इसी अवस्था में अपने पादप से पके परागकोश से मुक्त होते हैं। परागकोश से मुक्त होते हैं तब ये इसी द्विकोशिकी की अवस्था में होते हैं। और यहाँ से मुक्त होने के पश्चात ये पहुँचते हैं, आपको और दिखाते हैं, हाँ, ये पहुँचते हैं वर्तिकाग्र पर। वर्तिकाग्र पर पहुँचने के बाद में कायिक कोशिका का जो जनन कोशिका का जो केंद्रक है वो समसूत्र विभाजन के द्वारा दो नर युग्मक की रचना करता है। तब 3 कोशिकाएं बन जाती है, कायिक कोशिका बड़ी और उसके अंदर 2 नर युग्मक। कब? वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात 60% पौधों में। जबकि बचे हुए 40% आवृतबीजी पादपों में परागकण जब परागकोश से निकलते हैं तो उसी समय 3 कोशिकाएं होती है, उसमें 2 नर युग्मक और एक बड़ी कायिक कोशिका, ठीक है। एक और आपको डायग्राम में दिखाता हूँ जिसमें ये सभी चीज़ें एक साथ में आ जाएगी। ये रहा, ये पुनः देखें तो ये अर्धचंद्राकार भित्ति अलग कर रही है, ये जनरेटिव सेल यानी जनन कोशिका, और ये कायिक कोशिका। कायिक कोशिका के केंद्र को नली केंद्रक भी बोलते हैं, इसलिए ऐसे लिखा है। इसकी कोशिका भित्ति पूरी बन रही है। फिर 2 कोशिकाएं अब दिख रही है इसमें अपने को, एक ये जनरेटिव सेल या कायिक कोशिका, ये किसके अंदर तैर रही है, एक जनरेटिव सेल या जनन कोशिका, ये बड़ी कायिक कोशिका के अंदर तैर रही है। कायिक कोशिका के केंद्र को इसने नली केंद्र का है, जो बाद में देखो अनियमित आकृति का हो गया इधर। और यहाँ हम देखें तो ये परागकण का अंकुरण हो रहा है। अंकुरण से पहले ये जनन कोशिका 2 नर युग्मक का निर्माण कर रही है, ठीक है। और अंकुरित में जो पराग नलिका अंकुरित होगी तो जनन छिद्र से पराग नलिका निकलेगी। ये पराग नलिका है, ये ट्यूब जिसको इसने पोलन ट्यूब कहा है। और उसमें आगे आगे कायिक कोशिका का केंद्र होता है, इसलिए इस कायिक कोशिका के केंद्र को नली केंद्र कहते हैं। और उसके पीछे 2 नर युग्मक हैं। इन नर युग्मकों का निर्माण
किया है जनन कोशिका ने किया। ठीक है, तो ये 3 कोशिका, एक कायी कोशिका, 2 नर युग्मक। ये थोड़ी और पराग नलिका लंबी इधर दिख रही है। ये पराग नलिका फिर वृद्धि करते हुए अंडाशय के अंदर बीजांड में प्रवेश करेगी, जो हम बाद में इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, एक हम आपको YouTube में मैं दिखाता हूँ कि वास्तविक परागकण का अंकुरण इसमें दिख रहा है। ये परागकण है और ये जो संरचना निकल रही है ये वाली, ये पोलन ट्यूब है। ठीक है, पराग नलिका है। YouTube पर और भी आप ऐसे चित्र देख सकते हैं, जैसे ये दिख रहा है, ये सूक्ष्मदर्शी से देखें तो ये परागकण दिख रहे हैं, ये पराग नलिका निकली हुई दिख रही है। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है कि हमने जो चैप्टर है वो मूल रूप से हमने पढ़ लिया है। आपको एक बार पुनः स्मरण करवाते दिखाऊं तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया, ये पूरा यहाँ से पुंकेसर, परागकोश ये कल पढ़ा था, लघुबीजाणुधानी कल पढ़ी थी, ये लघुबीजाणु जनन भी कल पढ़ा था। आज हमने मुख्य रूप से लघुबीजाणु या परागकण की संरचना और नर युग्मक उद्भिद कैसे बना है उसके बारे में पढ़ा है। 3 कोशिकाएँ, 2 नर युग्मक, 1 कायी कोशिका। कल हम लोग यहाँ से स्त्री के सर से चलेंगे और जहाँ तक हो सके वहाँ तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। NCERT में एक आध टॉपिक और है इससे संबंधित, उसको नोट्स में साथ में जोड़ा हुआ है। जैसे आपको दिखाते हैं, एक तो पराग एलर्जी के बारे में है, एक परागकण पोषक पदार्थों के रूप में कैसे प्रयुक्त होते हैं उसके बारे में भी नोट्स में लिखवाया हुआ है। एक परागकणों की अंकुरण क्षमता के बारे में भी दिया गया है। तो वो सब चीज़ें आपको नोट्स में और NCERT की बुक में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहें, अध्ययनशील रहें और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।